नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय रिव्यू। आज हम चर्चा करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक पर, जिसके लेखक है डैनियल गोलमैन। लेखक बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे अक्सर ईक्यू के रूप में जाना जाता है, वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, हमारे संचार, सहानुभूति और हमारे आसपास के लोगों के साथ जुड़ने के तरीके को आकार देती है। यह महज एक प्रचलित शब्द से कहीं अधिक है। यह एक कौशल है जो हमें अपनी इमोशंस को पहचानने, समझने और मैनेज करने के साथ साथ उन लोगों की अनकही भावनाओं को समझने में भी सक्षम बनाता है जिनके साथ हम बातचीत करते हैं। डैनियल गोलेमैन ने लाखों पाठकों को इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा से परिचित कराया। इमोशनल इंटेलिजेंस और लक्षणों का मिश्रण, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह जीवन की 80% सफलता के लिए जिम्मेदार है। आत्म जागरूकता और आत्म प्रेरणा जैसे कौशल बचपन में पैदा किए जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन गोलेमैन का दावा है कि वयस्क अभी भी उन्हें सीख सकते हैं और लागू कर सकते हैं। यह पुस्तक अपने सर्वोत्तम रूप में है जब गोलेमैन इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए अपना समग्र मामला प्रस्तुत करता है, जिसमें इसकी ठोस जैविक बुनियाद भी शामिल है। हालांकि वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर बाद के अनुभाग पिछले अनुभागों की तरह व्यावहारिक नहीं है, लेकिन दृढ़ता से इस महत्वपूर्ण पुस्तक की अनुशंसा करता है, जो न केवल व्यवसाय के लिए बल्कि जीवन के लिए भी प्रासंगिक है। जीवन में आपकी सफलता में आईक्यू का योगदान केवल 20% है। बाकी इमोशनल इंटेलिजेंस का परिणाम है, जिसमें स्वयं को प्रेरित करने की क्षमता, दृढ़ता, आवेग नियंत्रण, मूड विनियमन, सहानुभूति और आशा जैसे कारक शामिल हैं। आईक्यू और भावनात्मक बुद्धिमत्ता परस्पर विरोधी दक्षताएं नहीं हैं, बल्कि वे अलग अलग काम करती हैं। एक व्यक्ति बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से अयोग्य हो सकता है, एक असंतुलन जो जीवन में कई समस्याओं का कारण बन सकता है। इमोशंस अक्सर छिपी रहती हैं। भावनात्मक आत्म जागरूकता के लिए आपकी भावनाओं सहित आपकी आंतरिक स्थितियों पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जागरूकता एक तटस्थ अवस्था है जो तीव्र भावनाओं के दौरान भी आत्मनिरीक्षण उत्पन्न करती है। मनोवैज्ञानिक जॉन मेयर इसे हमारे मूड और उस मूड के बारे में हमारे विचारों दोनों के प्रति जागरूक होना कहते हैं। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आत्म जागरूकता और आपके मूड को बदलने की क्षमता समान है। भावनाएं अचेतन के साथ साथ सचेतन भी हो सकती हैं और अक्सर होती हैं। इससे पहले कि आप आने वाली भावना के बारे में तर्कसंगत रूप से जागरूक हों, वे शुरू हो जाते हैं। अचेतन भावनाएं आपके विचारों और प्रतिक्रियाओं पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती हैं, भले ही आप उनके बारे में नहीं जानते हों। जब आप इन भावनाओं के प्रति सचेत हो जाते हैं, तो आप उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए आत्म जागरूकता भावनाओं को प्रबंधित करने की नींव है, जैसे कि बुरे मूड को दूर करने में सक्षम होना। प्राचीन यूनानियों के समय से ही लोगों ने आत्म निपुणता और भावनात्मक तूफानों का सामना करने की क्षमता को एक गुण के रूप में देखा है। फिर भी जुनून के बिना जीवन उबाऊ होगा। इसके बजाय एक मध्यम रुख अपनाएं। उचित भावना का लक्ष्य। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना एक पूर्णकालिक काम है। काम से लेकर मनोरंजन तक लोग हर दिन जो कुछ करते हैं, उनमें से कई चीजें मूड को प्रबंधित करने, भावनाओं की निरंतर पृष्ठभूमि गुंजन को संतुलित करने के प्रयास हैं। भावनाओं के उभार को शांत करने की कला, विशेष रूप से तीव्र उछाल, एक बुनियादी जीवन कौशल है, सबसे आवश्यक मानसिक उपकरणों में से एक है। मस्तिष्क की डिजाइन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का इस पर बहुत कम नियंत्रण होता है कि वह कब भावनात्मक लहर में बहेगा या उसकी भावनाएं क्या होंगी। हालांकि प्रयास, व्यवहार परिवर्तन या यहां तक कि दवा के माध्यम से व्यक्ति इस बात पर नियंत्रण कर सकते हैं कि कोई भावना कितनी देर तक और तीव्रता से बनी रहेगी। क्रोध से बचना सबसे कठिन भावनाओं में से एक है, आंशिक रूप से क्योंकि क्रोध स्फूर्तिदायक है, यहां तक कि उत्साहवर्धक भी है। यह घंटों तक चल सकता है और हेयर ट्रिगर स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे लोगों को अधिक आसानी से उकसाया जा सकता है। यदि कोई पहले से ही चिड़चिड़ा है
और कोई चीज दूसरे भावनात्मक हमले को ट्रिगर करती है तो आगामी भावना विशेष रूप से तीव्र होती है। गुस्से से राहत पाने का एक अच्छा तरीका ध्यान भटकाने वाली चीजों की तलाश करना है। व्यायाम की तरह ही अकेले घूमने से भी मदद मिलती है। उदासी और शोक जैसी भावनाएं क्रोध को कम कर सकती हैं, लेकिन वे पूर्ण अवसाद के खतरे को बढ़ाती हैं। अवसाद के चक्र को तोड़ने के लिए चिकित्सक लोगों को उन विचारों को चुनौती देना सिखाते हैं जो अवसाद को बढ़ावा देते हैं और सुखद विकर्षणों की एक श्रृंखला निर्धारित करते हैं। इनमें व्यायाम करना, कामुक व्यवहार करना, कुछ छोटे कार्य पूरा करना, जरूरतमंदों की मदद करना या प्रार्थना के माध्यम से मदद करना शामिल हो सकता है। संज्ञानात्मक रिफ्रेमिंग या स्थिति को अधिक सकारात्मक दृष्टि से देखना भी एक शक्तिशाली उपकरण है। उपलब्धि के लिए सकारात्मक प्रेरणा महत्वपूर्ण है। महानतम एथलीटों, संगीतकारों और शतरंज के उस्तादों को जीवन की शुरुआत से ही साल दर साल कठिन अभ्यास करते रहने की उनकी क्षमता से पहचाना जाता है। भावनाएं ये निर्धारित करती हैं कि लोग जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वे जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करने की क्षमता को बढ़ा या सीमित कर सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करने और आवेगों को विलंबित करने, संतुष्टि को स्थगित करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है और डाइटिंग से लेकर कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने तक कई प्रयासों की कुंजी है। चिंता बुद्धि को कमजोर करती है, लेकिन सकारात्मक मनोदशा सोच को बढ़ाती है। जो लोग अपनी भावनाओं का दोहन करने में माहिर हैं, वे अपनी चिंता का उपयोग प्रेरणा के लिए भी कर सकते हैं। विशेषज्ञ चिंता और प्रदर्शन के बीच संबंध को उल्टा यूं बताते हैं: बहुत कम चिंता का मतलब है कोई प्रेरणा नहीं और खराब प्रदर्शन। अधिक चिंता करने से बुद्धि खराब हो जाती है। चरम प्रदर्शन बीच में आता है। हाइपोमेनिया नामक हल्की उत्साहित अवस्था लेखकों और अन्य रचनात्मक लोगों के लिए आदर्श है। आशा और आशावाद भी शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। आशा का अर्थ है असफलताओं के सामने नकारात्मकता या अवसाद के आगे झुकना नहीं। आशावाद का अर्थ है यह प्रबल उम्मीद रखना कि चीजें अच्छी होंगी। आशावादी जिस चीज को बदल सकते हैं उसे विफलता का कारण मानते हैं, इसलिए जब चीजें काम नहीं करती तो वे उदास नहीं होते। आशावाद एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान रवैया है जो व्यापार जगत में प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। आत्म प्रभावकारिता, यह विश्वास कि आप अपने जीवन की घटनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और आपके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, आशा और आशावाद दोनों का आधार है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रवाह नामक एक चरम प्रदर्शन स्थिति की पहचान की है जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे सकारात्मक उपयोग करती है। प्रवाह वह एहसास है जो आपको तब होता है जब आप किसी ऐसे कार्य में पूरी तरह लगे होते हैं जहां आपके पास उन्नत कौशल होते हैं और आप इसमें शामिल काम से प्यार करते हैं। प्रवाह बोरियत और चिंता के बीच के क्षेत्र में आता है। प्रवाह के दौरान आप जो भावनाएं महसूस करते हैं वे सकारात्मक, निर्देशित और हाथ में मौजूद कार्य की ओर निर्देशित होती हैं। प्रवाह आत्मविस्मरण और ध्यान केंद्रित करने की स्थिति है, आनंद की स्थिति है, यहां तक कि उत्साह की भी। प्रवाह के दौरान आपका मस्तिष्क वास्तव में शांत हो जाता है, जो आपको न्यूनतम ऊर्जा के साथ चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। लोगों को यह सिखाने के लिए कि प्रवाह कैसे प्राप्त किया जाए, यहां तक कि बच्चों को भी, उनसे बार बार ऐसी गतिविधियां करवाने को कहें जो उन्हें पसंद हों। आप जितना अधिक आत्मजागरूक होंगे, आप अन्य लोगों की भावनाओं को पढ़ने में उतने ही अधिक कुशल होंगे। तालमेल, देखभाल की जड़ सहानुभूति की क्षमता से उत्पन्न होती है। जो लोग दूसरे लोगों की भावनाओं को पढ़ सकते हैं, वे बेहतर समायोजित, अधिक लोकप्रिय, अधिक मिलनसार और अधिक संवेदनशील होते हैं। सहानुभूति बचपन में ही शुरू हो जाती है, सामंजस्य के साथ बच्चे और माता-पिता के बीच अशाब्दिक शारीरिक दर्पण। सामंजस्य एक शिशु को आश्वस्त करता है और उसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। सामंजस्य के लिए अन्य लोगों के सूक्ष्म अशाब्दिक संकेतों को पढ़ने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त शांति महसूस करने की आवश्यकता होती है। रिश्तों को संभालना, अन्य लोगों के साथ व्यवहार करना, भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता एक प्रमुख
सामाजिक क्षमता है। भावनाएं संक्रामक होती हैं। लोग प्रत्येक एनकाउंटर के दौरान भावनात्मक संकेत भेजते हैं और अनजाने में दूसरों द्वारा उत्पन्न भावनाओं का अनुकरण करते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के संकेत दूसरों को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे लोग बातचीत करते हैं, वे अक्सर एक दूसरे की शारीरिक भाषा को प्रतिबिंबित करते हैं। जितना अधिक वे यह तालमेल दिखाते हैं, उतना अधिक वे मूड साझा करते हैं। मनोदशाओं का यह समन्वय शिशु अभिभावक सामंजस्य का वयस्क संस्करण है और पारस्परिक प्रभावशीलता का एक प्रमुख निर्धारक है। आप दूसरों की भावनाओं को समझने और अपने द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों को नियंत्रित करने में जितना बेहतर होंगे, उतना ही अधिक आप दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने का एक मूलभूत हिस्सा है। मैनेजमेंट। कुछ मालिकों द्वारा प्रदर्शित अहंकार और उनके द्वारा पैदा किया गया बुरा मनोबल उत्पादकता को कम कर देता है और कर्मचारियों को दूर कर देता है। व्यावसायिक माहौल में ऐसे नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लागू करना केवल लागत प्रभावी संगठनात्मक प्रबंधन है। फीडबैक प्रबंधकीय भावनात्मक बुद्धिमत्ता की मूल मुद्रा है। प्रबंधकों को इसे प्रदान करना और समझदारी से इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। उन्हें प्रतिक्रिया को आलोचना या व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक कलात्मक आलोचना देने के लिए दूसरे व्यक्ति से आमने सामने बात करें। अपनी सहानुभूति की भावना का अभ्यास करें। विशिष्ट प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी व्यक्त करें। समाधान पर ध्यान दें। जो लोग आलोचना झेल रहे हैं, उन्हें इसे बहुमूल्य जानकारी के रूप में सुनना सीखना चाहिए। ज्ञान कार्यकर्ताओं के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में समूह भावनात्मक भागफल की अवधारणा महत्वपूर्ण है। सफल टीमें टीम के सदस्यों की सामंजस्य के साथ मिलकर काम करने और प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा का लाभ उठाने की क्षमता पर आधारित होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस उन सामाजिक और व्यक्तिगत तनावों का प्रतिकार करने में मदद कर सकती है जो विवाहों को तोड़ते हैं। पुरुष और महिलाएं बच्चों के रूप में अलग अलग भावनात्मक कौशल सीखते हैं। कठोर आलोचना विवाह में परेशानी का एक प्रमुख चेतावनी संकेत है। सद्भाव के लिए लोगों को कार्य करने वाले व्यक्ति पर हमला किए बिना किसी कार्य की आलोचना करना सीखना चाहिए। व्यक्तिगत हमले लोगों को शर्मिंदा और रक्षात्मक महसूस कराते हैं और लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकते हैं। औद्योगिक दुनिया भर में बच्चों के अध्ययन से उनके भावनात्मक स्वास्थ्य में गिरावट देखी गई है। यह प्रवृत्ति व्यापक प्रत्याहार, चिंता और अवसाद, ध्यान विकार और अपराधी व्यवहार में परिलक्षित होती है। बच्चों और वयस्कों को 5 प्रमुख भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशलों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। भावनात्मक मस्तिष्क प्रतिरक्षा प्रणाली से निकटता से जुड़ा होता है। तनाव लोगों को संक्रामक रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। शत्रुता लंबे समय से हृदय रोग से जुड़ी हुई है, लेकिन कोई भी तीव्र नकारात्मक भावना आपके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। विश्राम व्यायाम एक अच्छा प्रति उपाय है। तो आत्म स्वीकारोक्ति है। समस्याओं के बारे में बात करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। डॉक्टरों को सीखना चाहिए कि भावनाओं को प्रबंधित करना बीमारी की रोकथाम का एक रूप है, और जब मरीजों की मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी होती हैं तो वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के समग्र कौशल के लिए चरित्र पुराने जमाने का शब्द है। जो लोग आत्म केंद्रित फोकस और भावनात्मक आवेगों को अलग रखने की क्षमता विकसित करते हैं, वे इस प्रकार अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को पोषित करते हैं, जिसमें आत्मसमझ, आत्मनियंत्रण, बढ़ी हुई प्रेरणा, अन्य लोगों की स्वीकृति और बेहतर रिश्ते शामिल हैं। दोस्तों, आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। आप जहां भी रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।